मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। जापान की स्मार्ट सिटी क्योटो शहर में उन्होंने मेयर जायसाकू काडोसावा से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। क्योटो में बौद्ध एसोसिएशन की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भोज का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मोदी और भारतीय दल को जापान का पारंपरिक खान पान पेश किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्योटो में 2 बौद्ध मंदिरों के दर्शन भी किए। मोदी सबसे पहले तोजी बौद्ध मंदिर गए। इस मौके पर उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मौजूद थे। तोजी बौद्ध मंदिर के दर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किनकाकुजी बौद्ध मंदिर पहुंचे और यहां के दर्शन किए। यह मंदिर 600 साल से ज्यादा पुराना है। किनकाकुजी बौद्ध मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया और पूजा अर्चना की। वो काफी देर तक यहां रहे। इस दौरान उनके साथ मंदिर के पुजारी और लामा भी थे। किनकाकुजी बौद्ध मंदिर के पास स्थित तालाब के किनारे भी पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। मंदिर के लामा ने मोदी को मंदिर और तालाब की महिमा के बारे में बताया। पीएम नरेंद्र मोदी जब बौद्ध मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे तो वहां बच्चों को देखकर वो रुक गए और लाड प्यार जताया। बच्चों के कान उमेट कर प्यार जताने का ये मोदी का अपना तरीका है। किनकाकुजी मंदिर परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में लड़कियां भी पहुंची थी। लड़कियों की गुजारिश पर पीएम ने इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इससे पहले कल भारत जापान के बीच पहला करार हुआ था। इस करार के मुताबिक मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी अब जापानी स्मार्ट सिटी क्योटो की तरह विकसित होगा। करार पर भारतीय राजदूत और क्योटो के मेयर ने दस्तखत किए। वाराणसी यानी कि काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने के लिए कल जब करार पर दस्तखत हुए तब क्योटो में पीएम नरेंद्र मोदी और मेजबान प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मौजूद थे। इस करार में वाराणसी को मॉडर्न बनाने की भी बात है। कल ही 5 दिनों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हैं। ओसाका एयरपोर्ट से जब वो कल क्योटो पहुंचे तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवानी की। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में 10 से 40% तक मुस्लिम आबादी होती है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें और दंगे ज्यादा होते हैं। से 20% की आबादी जहां मुस्लिम की है पूरे देश के अंदर है। पूरी जिस इलाके में 10 से 40% तक मुस्लिम आबादी होती है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें और दंगे ज्यादा होते हैं। से 20% की आबादी जहां मुस्लिम की है पूरे देश के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर वहां सांप्रदायिक झड़पें बहुत ज्यादा हैं। 20 से 35-40% तक मुस्लिम आबादी जहां पर है वहां भीषण सांप्रदायिक दंगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जहां 35 से 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है वहां गैर मुस्लिमों का नरसंहार होता है और हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। 35 से 40% से ऊपर जहां मुस्लिम आबादी है वहां हिंदुओं को सामूहिक पलायन करने या गैर मुस्लिमों को सामूहिक पलायन करने या फिर सामूहिक नरसंहार उनका होता है। और मुझे लगता है कि अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। और ये बवाल मचने के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपने बयान पर कायम हैं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि स्टडी करने के बाद ही उन्होंने ये आंकड़े पेश किए थे। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। और ये अब तक का ट्रेंड पूरे दुनिया और देश के अंदर देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से दिग्विजय ने कहा कि अहम मुद्दों पर राहुल की चुप्पी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय ने कहा कि अहम मुद्दों पर राहुल गांधी की चुप्पी से ही नरेंद्र मोदी को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि 63 साल के मोदी ने युवा वर्ग को आकर्षित कर लिया लेकिन 44 साल के राहुल ऐसा नहीं कर पाए। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी सियासी बवाल अब हिंसक होने लगा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में देर रात पुलिसिया कार्रवाई में 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। दरअसल लाठियां लेकर हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम नवाज शरीफ के आवास की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संसद परिसर का गेट तोड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस्लामाबाद में कार्रवाई के बाद कराची, लाहौर और मुल्तान में भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात लोग सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे पहले
कादरी ने कल एक बार फिर शरीफ को गद्दी छोड़ने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी है। मुंबई के अंधेरी फ्लाईओवर पर कार से टक्कर के बाद स्कूल वैन का एक ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। ड्राइवर की अगली टांगे वैन में फंस गई, जिसे निकालने के लिए लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वैन का दरवाजा लॉक हो गया था, जिसे कई लोगों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद तोड़ा। दरवाजा खोलने के लिए उसके एक हिस्से को काटना पड़ा, फिर आधा दर्जन लोगों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। दरवाजा तोड़ने के बाद सीट के साथ फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश की गई। इसके लिए वैन के आगे हिस्से को तोड़ा गया। पहले ड्राइवर का बायां पैर सुरक्षित निकाला गया, उसके बाद दायां। आखिरकार काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। दरअसल फ्लाईओवर पर स्कूल वैन और एक कार की टक्कर हो गई थी। हादसे में कार सवार 2 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के पाली में हुए भीषण सड़क हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पाली जोधपुर बाईपास पर बस और बेकाबू ट्रक की जोरदार भिड़ंत से यह हादसा हुआ। बस में ज्यादातर श्रद्धालु बैठे हुए थे, जो कि रामदेवरा से लौट रहे थे। हादसे के शिकार सभी लोग उदयपुर के बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। पटना में अगमकुआं इलाके में लोहा लदे एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 6 बच्चों को रौंद दिया। 5 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि 6 मासूम बच्चों को रौंदने वाला ड्राइवर नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। हादसे के बाद वो ट्रक समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घायल बच्चे को नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वाराणसी में लोलार कुंड में स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। संतान प्राप्ति के लिए वाराणसी के लोलार कुंड में स्नान करने की पुरानी परंपरा है और भारी तादाद में महिलाएं इस मौके पर पहुंचती हैं। भीड़ जब बेकाबू होने लगी तो पुलिस ने लाठियां भांज दी, जिससे भगदड़ मच गई। पेट्रोल की कीमतों में ₹1.82 की कमी की गई है। घटी हुई कीमतें आज रात से लागू हो गई हैं। थोक बाजार में कच्चे तेलों के दामों में गिरावट के चलते पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। नई कीमतें लागू होने पर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल ₹68.51, जबकि मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹76.50। कोलकाता में पेट्रोल ₹76.21 प्रति लीटर और चेन्नई में इसकी कीमत ₹71.65 हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, लेकिन तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी। डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं सरकार ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर ₹19 सस्ते कर दिए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस आज साझा घोषणा पत्र जारी करेगी। साझा घोषणा पत्र आज अंबाला में आयोजित रैली में जारी किया जाएगा। इसमें लाखों की संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में चारों तरफ हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी के पोस्टर लगे हैं। दरअसल हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने एनडीए से नाता तोड़कर विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। हरियाणा में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आज 4 अलग अलग जगहों होडल, पानीपत, जींद और झज्जर में समापन होगा। होडल में विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक की। बैठक में अजय माकन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, नवीन जिंदल के अलावा कई नेता शरीक हुए। बिहार के सीएम जीतनराम मांझी ने फिर एक विवादित बयान दिया है। मांझी ने कहा कि चूहा खाना खराब नहीं, मैं भी खाता था। बाढ़ प्रभावित लोगों के चूहा खाकर जिंदा रहने की खबर पर मांझी ने ये बयान दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। दरअसल कुमार ने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया था। इस दावे को खारिज करते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बैठक में आज 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन होना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन मायावती को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। राज्यपाल पद से इस्तीफा देते ही शीला दीक्षित की मुसीबतें फिर से शुरू हो गई हैं। मानहानि के केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते उन पर जुर्माना लगा है। दरअसल दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता पर मानहानि का केस दायर किया था, लेकिन अदालत के नोटिस के बाद भी वो पेश नहीं हुई। इसके बाद साकेत कोर्ट ने उन पर 3 लाख का जुर्माना लगा दिया। बंगाल में चर्चित शारदा चिटफंड घोटाले में अभिनेता और टीएमसी से राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। ये पूछताछ मुंबई में अगले हफ्ते हो सकती है। इससे पहले ईडी ने भी मिथुन से पूछताछ की थी।
बिहार में बीजेपी नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। राधा मोहन सिंह ने सवाल पर चुप्पी साध ली कि सुशील मोदी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सुशील मोदी बिहार में बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है और लोकप्रिय भी। आम आदमी पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। पार्टी की मुंबई यूनिट के 500 वॉलंटियर्स ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। इनका आरोप है कि स्वराज की बात करने वाली पार्टी में ही स्वराज नहीं ला पाए, देश में क्या लाएंगे। रांची के चर्चित लव जिहाद केस के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने पुलिस के सामने एक बड़ा गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस पूछताछ में उसने माना है कि सरकारी अफसरों को वो लड़कियां सप्लाई करता था। निशानेबाज तारा शाहदेव ने पहले ही इंडिया न्यूज से खुलासा किया था कि उसका पति रंजीत और रकीबुल सेक्स रैकेट चलाता था और कई नेताओं, अफसरों और बड़े लोगों तक लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था। रंजीत और रकीबुल पर अपनी पत्नी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डालने और मारपीट करने का आरोप है। रांची पुलिस ने दिल्ली से रंजीत और रकीबुल को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। रांची लव जिहाद केस में रंजीत कोहली और रकीबुल का एक दोस्त रोहित सामने आया है। रोहित के मुताबिक रंजीत दूसरों को सरकार कहकर बुलाता था और ये उसका तकिया कलाम था। तारा ने कहा था कि वो किसी से बात करते वक्त सरकार बुलाता था। रोहित का यह भी कहना है कि उसे मालूम नहीं था कि रंजीत का नाम रकीबुल भी है। रोहित ने कहा कि रंजीत दूसरे को धोखा में रखकर अपना काम निकालने में माहिर था और उसने अपने फायदे के लिए कई लोगों का इस्तेमाल भी किया। लव जिहाद के पुराने मामले में रांची की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सैयद इरफान आरिफी को 10 साल की सजा सुनाई है। एक महिला का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने और रेप करने के मामले में इरफान को दोषी ठहराया गया था। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बिजली पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों को समझाया, तब जाकर वो शांत हुए। दिल्ली में पुलिस के एक सिपाही की करतूत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली पुलिस के सिपाही पर आरोप है कि उसने घूस नहीं देने पर एक शख्स पर ईंट से हमला कर दिया। पीड़ित के मुताबिक एक निर्माण के काम को लेकर सिपाही घूस की डिमांड कर रहा था। लोगों के दबाव के चलते आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे लाइन हाजिर किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 3 तांत्रिकों ने एक महिला से गैंगरेप की कोशिश की। महिला किसी तरह जान बचाकर तांत्रिकों के चंगुल से भागी। पुलिस ने तीनों आरोपी तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया है। औलाद की चाहत में महिला तांत्रिकों के पास गई थी, जहां इन तांत्रिकों ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। यूपी के फैजाबाद में नेत्रहीन नाबालिग दलित छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के शाहजहांपुर में खनन माफियाओं का खौफनाक चेहरा सामने आया है। अवैध रेत खनन रोकने गए 2 सिपाहियों को माफियाओं ने कुचल दिया, जिसमें से एक सिपाही की मौत हो गई जबकि दूसरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। शाहजहांपुर के भोपतपुर गांव में अवैध रेत खनन की सूचना मिलने पर 2 सिपाही वहां पहुंचे थे, लेकिन खनन माफियाओं ने उन पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बलिया में एक विधायक ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को उनके ही चैम्बर में बंधक बना लिया। बदहाल सड़कों को लेकर फेफना के विधायक उपेंद्र तिवारी भड़के हुए थे और इंजीनियर पर दबाव डाल रहे थे कि वो खराब सड़कों का जायजा लें। विधायक उपेंद्र तिवारी ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को काफी बुरा भला भी कहा। इंजीनियर हाथ जोड़ते रहे, लेकिन विधायक जी नहीं माने। किसी तरह से सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों ने बीच बचाव किया, तब जाकर इंजीनियर को मुक्त कराया जा सका। लखनऊ पुलिस ने बीती रात पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी के साथ ही रवि को गिरफ्तार कर लिया। रवि पर एक शख्स को धमकाने और उसे वसूली करने में अमन मणि का साथ देने का आरोप है। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू होने के साथ ही भ्रष्टाचार का खेल भी शुरू हो गया। यूपी के बांदा में योजना का खाता खोलने के लिए लोगों से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की वसूली की जा रही है। फॉर्म, फोटो, पासबुक, एटीएम कार्ड के नाम पर लोगों से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक वसूली की जा रही है। बांदा के जनसेवा केंद्र में बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज देने के एवज में वसूली खुलेआम हो रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में धार्मिक स्थल तोड़े जाने के मामले में एक आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आईएएस शैलेश कृष्ण पर आरोप है कि अपने पद का दुरुपयोग कर उन्होंने धार्मिक स्थल के एक हिस्से को तोड़वा दिया। आरोपी आईएएस के भाई की जमीन मंदिर से सटी है।
यूपी में 13 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर मुरादाबाद के एसएसपी धर्मवीर यादव को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर लव कुमार को मुरादाबाद के एसएसपी की कमान सौंपी गई है। दरअसल इससे पहले बीजेपी ने एसएसपी धर्मवीर यादव को सपा सरकार का एजेंट बताया था। चुनाव आयोग से उन्हें हटाने की मांग की थी। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश के रतलाम में हादसे की अनोखी तस्वीर सामने आई है। घर की गैलरी ढह जाने के चलते एक महिला बालकनी के नीचे उल्टी लटक गई। ये महिला इसी तरह 10 मिनट तक उल्टी लटकी रही और जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही। महिला तीसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी थी, तभी ऊपर की गैलरी भरभरा कर गिर गई। इसके बाद उसका पैर मलबे में दब गया और वो उल्टी लटक गई। बड़ी मशक्कत के बाद घर वालों ने महिला को सही सलामत बचाया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में धौलीधर डैम में डूबने से 5 लड़कियों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक अकाउंटेंट के घर पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। छापेमारी में बेहिसाब संपत्ति का पता चला है। अकाउंटेंट अर्जुन सिंह डोडिया के पास 2 मकान, जमीन, प्लॉट, गाड़ियां समेत काफी जेवरात मिले हैं। बिहार के खेल मंत्री विनय बिहारी ने बेगूसराय के गांधी स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। हरियाणा के गुड़गांव में बदमाशों ने एक एटीएम पर धावा बोलकर उसे लूटने की कोशिश की। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट में आने वाले वाराणसी कैंट स्टेशन की तस्वीर जल्दी बदलने वाली है। कैंट स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाने पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किक फिल्म में एक्टर सलमान खान के स्टंट को दोहराने की होड़ लगाई है। यूट्यूब पर इन दिनों एक युवक का यह स्टंट खूब देखने को मिल रहा है, जो तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन के सामने से पैदल गुजर जाता है। गणेश भगवान पर विवादित ट्वीट को लेकर फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। औरंगाबाद में एमएनएस के एक नेता की तरफ से क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है।